दरअसल हमारे बीच दो बड़े कथाकार हैं और उन दोनों के इर्द गिर्द रिवाज के मुताबिक शंपादी को और मुझे बिठा दिया गया है। आदरणीय ममता कालिया मैम और आदरणीय मनोज रूपड़ा सर। ममता मैम के सामने हम सब दोनों ही बच्चे हैं, क्योंकि हम दोनों ने ही उनके सामने लिखना शुरू किया उनके आशीर्वाद से। मनोज रूपड़ा से बातचीत ऐसा निर्धारित हुआ है कि मैं करूंगा और आदरणीय ममता मैम से शंपा साहब मैम करेंगी, लेकिन हम इसे लचीला रखते हुए मिलजुल कर 1 घंटे में हम लोग बातचीत करेंगे। आज हमारे बीच जो डैशिंग कहानीकार मनोज रूपड़ा बैठे हुए हैं, इनकी पहली किताब जहाँ तक मुझे याद है उसका नाम था दफन, और अब तक की अंतिम मतलब नवीनतम किताब का नाम है दहन। तो दफन से दहन तक की यात्रा मनोज रूपड़ा ने अभी तक अदा की। इस किताब जो दहन किताब है लोक भारती से आई है अभी हालिया प्रकाशित होकर, इससे बाहर एक कहानी, इनकी लंबी कहानी कोरस वनमाली कथा में छपी थी। बातचीत को दहन पर केंद्रित करते हुए मैं चाहूँगा कि मनोज रूपड़ा के रचना संसार के तमाम कोनों को हम लोग झांकें। मनोज भाई से बातचीत अक्सर होती रहती है। दहन कहानी के बारे में जब ये पहल में छपी थी, हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो इन्होंने अपने अंदाज में कहा कि ऐसा नहीं है कि कहानियाँ जो हैं वो तत्काल जो हम देखते हैं, अभी इससे पहले वाले सत्र में भी बातचीत हो रही थी, जो हम देखते हैं उसे ही कलमबद्ध कर लें और कहानी के रूप में आ जाए, ऐसा नहीं है। दहन की जो कथा वस्तु है बहुत पहले से मनोज रूपड़ा के लेखकीय जहन में अटकी हुई, लगभग 20-25 साल पुरानी या उससे भी पुरानी की कोई बात है। और ऐसा नहीं था कि जब वो मामला घट रहा था तब मनोज रूपड़ा के जहन में था कि उसे कहानी के रूप में मैं तब्दील करूंगा और 25 साल बाद या 30 साल बाद करूंगा तो उसमें तमाम तरह की चीज़ें आएंगी। वो अटकी हुई थी, वो घटना घट गई और जहन में थी। बाद में चल के एक अच्छा इतनी रवानी है उस कहानी में, आग्रह है मेरा, पहल में छपी है या लोक भारती से भी किताब आई है दहन, ज़रूर पढ़िएगा। इतनी रवानी है कि ऐसा नहीं लगता कि कहीं लेखक के मन में या लेखक की जो स्टाइल है उसमें कहीं कोई रोड़ा जैसा कुछ अटका, एकदम सहजता से आती है। तो मैं ये इस उदाहरण के बहाने मैं लेखक मनोज रूपड़ा से जानना चाहूँगा कि कोई चीज़ जो घटती है वो बाद में चल के या तत्काल के रूप में या फिर बाद में चल के जब कहानी के रूप में आती है तो उसका कैसा रूपांतरण करने का जो प्रविधि होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो प्रविधि होती है वो कैसी होती है। कैसे आपने दहन के बारे में आप बताइए, दहन कहानी को लिखते हुए आप किन मनस्थितियों में थे, आपने लिखा, उसकी रचना प्रक्रिया शब्द नहीं देना चाहूँगा क्योंकि शब्द विशेष से आपको चिढ़ है, लेकिन बगैर रचना प्रक्रिया का नाम लिए आप रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं। दहन की जो अंदरूनी जो कथा है वो बहुत हद तक मेरी ज़िंदगी से जुड़ी थी। और कई बार मुझे ऐसा लगता था अनेक कहानी लिखने के बाद कि मैंने बाहर के यथार्थ को तो खूब देखा, दूसरों के जीवन पर जो घटित हुआ वो तो खूब लिखा, लेकिन मेरे भीतर जो चीज़ गुजरी थी उसको मैं नहीं लिख पाता था। और एक चीज़ और मैंने महसूस की कि सामाजिक यथार्थ का ताना बाना जो हम बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी कई चीज़ें ऐसी आती है जिसका किसी न किसी विचार या विमर्श से कोई संबंध होता है, लेकिन 3 चीज़ें कहानी में से गायब हो गई थी। पाप, प्रायश्चित और उसके बाद उससे बाहर निकलने की कशमकश। तो उस कहानी में आप ये देखिए कि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम अपराधी कह सकते हैं। तो अपराध का जो मनोविज्ञान है वो कैसे बनता होगा किसी एक आदमी के भीतर।
और फिर उससे लोग कितने पीड़ित होते हैं, और उसके बाद जो लोग पीड़ित होते हैं वो उस तरह से उसका प्रतिशोध तो कर नहीं पाते अपने जीवन में, लेकिन वो उनके भीतर पलता रहता है। कहीं ना कहीं उसके भीतर इतने सारे ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, और कई बार ये हो जाता है कि वो चलते चलते एक ग्रे एरिया में बदल जाता है। उसको खुद जो पीड़ित है वो भी अपराध की भावना से भर जाता है। जब वो प्रायश्चित तो बाद में आता है, जब प्रतिशोध करके दौर में जब होता है, तो जिस अपराध की वजह से वो पीड़ित हुआ और जिस पीड़ा का वो प्रतिशोध नहीं ले पाया, उसके कारण उसके अंदर जो अपराध की भावना शुरू होती है। ये दरअसल उस कहानी का, और ये हुआ था मेरे साथ। और मैंने जिस उस आदमी ने मेरे साथ जो बेइंसाफी की थी, या मेरे पिता के साथ बेइंसाफी की थी, उससे प्रतिशोध लिया, और कई बार लिया। इस कहानी में लिया है, आगे की और कहानी में भी लूँगा। वो प्रतिशोध मेरे अंदर जो है ना खत्म नहीं होगा। तो वो पीड़ा का भाव, वो प्रतिशोध, और फिर कभी कभी लगता है कि उस प्रतिशोध के कारण किसी और तीसरे व्यक्ति को जो तकलीफ हुई, फिर वहाँ पश्चाताप का भाव। तो ये चीज़ें उस कहानी में थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से पीड़ित था। वो बिंब मेरे दिमाग में बहुत घूमता था जब मेरे पिताजी को सरेआम नंगा कर दिया गया था बीच बाजार में। तो वो बिंब मेरे अंदर बहुत घूमता था, बहुत पीड़ित होता था मैं। इस कहानी को लिखते समय उसको, जैसे आप कह रहे थे ना कि इतनी सहजता से चीज़ें आई है, लेकिन उतनी सहजता तक जाने के लिए कितनी असहजताओं से गुजरा हूँ मैं। भीतरी तौर पर कितनी तरह की असहजताओं से गुजरने के बाद इस सहजता तक पहुँच पाया हूँ। फिर अब कहानी का जो मामला आता है कि वो सिर्फ उतना ही नहीं होता है। जब हम रचने बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और आती है। ये तो मेरे निजी जीवन का एक मामला हो गया। ये बिंब था, और उसके बाद नागपुर में एक बड़ी घटना हुई। ठीक उसी तरह का अपराधी, ठीक उसी दर्जे का भयानक अपराधी, और उसने भी कई कांड किए थे नागपुर में। और फिर एक बार कोर्ट के अंदर 150 महिलाओं ने एक साथ घेर कर उसकी हत्या कर दी। तो वो घटना जो थी वो तो अखबार की घटना थी या मेरे भले शहर की घटना थी, लेकिन मुझे लगा कि ये जो अंत होना चाहिए मेरे उस नायक का या उस खलनायक का, वो इस तरह का अंत होना चाहिए कि उसको एक साथ बहुत सारी औरतें घेर कर मारे, एक साथ एक बड़ा प्रतिशोध उसके साथ लिया जाए। ये मेरे दिमाग में चलता था। हालांकि कानूनी प्रक्रिया के दौरान देखा जाए, मानवीय दृष्टि से देखा जाए, सब कुछ गलत है, लेकिन हमारे भीतर कितनी चीज़ें चलती है ऐसी जो गैर कानूनी होती है, जो अवांछित होती है। हम अपने शब्दों में तो उसको बहुत सजा कर बोलते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन भीतर की जो गुत्थियाँ हैं वो हमेशा साफ सुथरी नहीं होती। उसमें कई तरह की पेचीदगियाँ होती है, कई तरह की गंदगी भी होती है। और उसके आगे मैं क्या कहूँ, तो काफ़ी इतना इस कहानी पर। हम एक ऐसे इलाके में आ गए हैं जहाँ यह दिख रहा है कि लेखक का अपना अंश उसकी रचनात्मकता में कैसे तब्दील होके किस रूप में एक पाठक, एक अननोन पाठक के सामने आता है। और ये वही इलाका है जहाँ शंपा दी ममता जी से कुछ पूछना चाहती हैं, क्योंकि ममता जी की अभी 2 किताबें आई हैं, जीते जी इलाहाबाद और रवि कथा। और इन दोनों ही किताबों में ममता जी ने अपने जीवन का एक ख़ास हिस्सा, एक ख़ास दौर को सिरजा है। तो मैं आग्रह करूंगा शंपा दी से कि यहाँ ममता जी से भी कुछ पूछें। जब आप मनोज जी से बात कर रहे थे तो कायदे से अभी मैं उस बिल्कुल मॉर्बिड माइंड के भीतर दाखिल हो चुकी थी तो और मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि कैसे मुझे वो घटना ख्याल याद आ रही थी जब जिसमें गांधी पर जो फिल्म बनी है उसमें वो एक आता है ना, जो एक पठान आता है और कहता है कि मेरे बच्चे की हत्या
उन लोगों ने ऐसे ऐसे किया और मेरी पत्नी के साथ ऐसा ऐसा किया। और बहुत बहुत भारी हृदय से गांधी जी उससे कहते हैं कि तुम्हें किसी हिंदू बच्चे को गोद लेना चाहिए, तुम्हारा ज़ख्म केवल उससे भर सकता है। तो मुझे ख्याल आ रहा था और मैं ये सोच रही थी कि एक समाज को देखने वाला, एक राजनीतिक, एक चिंतक इस तरह से सोच सकता है, एक लेखक उस तरह से तराजू लेकर नहीं बैठता। यानी कि उसकी दिलचस्पी उस जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उसके भीतर जो खदबदा रहा है उसे जानने की भी उतनी ही गहरी हो सकती है। मेरे दिल में ये बात चल रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं पर, अब ममता जी पर आते हैं, बड़ा इन दो के बीच में आवाजाही तो कुणाल जी बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन कुल मिला के मैं सोचती हूँ कि जो प्रश्न आपने मनोज जी से किया था वो कुछ उससे मिलता जुलता प्रश्न से ममता जी से मैं बात करना शुरू करती हूँ। जिन किताबों का जिक्र आपने किया, जीते जी इलाहाबाद और रवि कथा, और बल्कि इसके बाद जो तीसरी किताब आई इनकी यादें और किताबें, तो तीनों ही एक तरह से संस्मरण है। और तीनों में ही ममता जी ये जो फ़र्क है, ये जो इन दोनों के बीच संस्मरण और कथा के बीच में फासला कितना है, ये कई बार बिल्कुल बिल्कुल गड्ढमड्ढ होता है। बहुत बार उसमें रस ऐसा आता है, रवि कथा को पढ़ते हुए तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि एक उसकी रवानगी जो है उपन्यास की है। तो कथा और संस्मरण के बीच में फासला क्या है, नज़दीकियाँ क्या है? दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे लगता है ये बहुत दिलचस्प मंच है, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं वो लेखक भी और एक दूसरे के पाठक भी हैं। मनोज रोपड़ा को मैं वर्षों से पढ़ते आ रही हूँ, जब उनकी दफन कहानियाँ नाम की एक मैगज़ीन में छपी थी, और वो मेरे बहुत ही प्रिय कथाकार हैं। कुणाल सिंह देखते देखते इतनी अच्छी कहानियाँ लिखने लगे हैं, इतना अच्छा संपादन करने लगे हैं कि वो समझिए कि कहेंगे गुरु तो गुड़ रह गया और ये उस्ताद निकल गए। तो ये मंच ऐसा है। शंपा भी संपादन में बहुत झंडे गाड़ चुकी है कथादेश के विशिष्ट अंकों में। हम सबकी देखा जाए तो प्रक्रिया भले ही अलग अलग हो, हम सब बड़े गड़बड़ किस्म के लोग हैं। हम जो लिखते हैं, क्योंकि हम एक तरफ हम लिखते हैं, एक तरफ हम बड़ा आज्ञाकारी किस्म का जीवन भी जी लेते हैं, और दूसरी तरफ ये है कि जब लिखने बैठते हैं तब वो सारी बातें हमारे सामने आती हैं जिनसे कि एक लेखक का मनोविज्ञान बनता है। जहाँ तक शंपा आपके प्रश्न का सवाल है कि रवि कथा और जीते जी इलाहाबाद और यादें और किताबें के बीच में वक्फा कितना था, तो देखिए बहुत वक्फा नहीं होगा इसमें, क्योंकि रवि जनवरी सन 16 में चले गए और तब मेरी मानसिकता बहुत उखड़ी हुई थी और जाहिर है कि मैं बहुत अकेली थी। तब तद्भव के संपादक ने मुझे कहा कि आप रवि के बारे में कुछ लिखिए। मैंने कहा ये बिल्कुल असंभव है, इतनी जल्दी मैं नहीं लिख सकती। उन्होंने कहा नहीं, आप जो मन आता है लिखिए। मैंने कहा नहीं, इस समय मैं अंदर से बहुत बिखरी हुई हूँ, मैं नहीं लिखूँगी। कह लगे इस बिखराव को ही लिखिए। तो आप देखिए उसके जो तो शुरू के अध्याय हैं वो रवि की तकलीफ़ और पीड़ा बताते हैं। और जब मैंने वो लिखे तो मुझे लगा कि ये मैं किसके बारे में लिख रही हूँ, और ये क्या कोई अबला की आत्मकथा लिखी जा रही है, क्या लिखी जा रही है ये। और रवि निकालिए जैसे आदमी के लिए जो तकलीफ़ में भी हंसता था और मुस्कुराता था, और जो डॉक्टर से पूछा करता था कि भाई कितने दिन और बचे, पूरी हिम्मत के साथ। तो एक ऐसे आदमी के बारे में आप लिख रहे हैं जो 6 फुट 2 इंच से भी कहीं ज़्यादा लंबा था। तो मुझे ये लगा कि मुझे उनकी मस्ती के बारे में लिखना चाहिए, मुझे उनकी अलग अलग किस्म की आदतों के बारे में लिखना चाहिए, जिनके साथ हम लगातार टकराते थे, कभी भी झल्लाते थे, कभी मुस्काते थे, लेकिन उनके साथ हम रहते थे। तो रवि कथा इस तरह पैदा हुई।
और वो छोटे छोटे वाक्य, जब मुझे कोई बात याद आ जाती, आज भी आती है। रवि कथा देखा जाए तो पूरी नहीं हुई है, वो हरि कथा की तरह रवि कथा अनंता है, क्योंकि वो मेरे अंदर अभी भी उनकी इतनी गड़बड़ियाँ शामिल हैं जो मैंने नहीं बताई, नहीं लिखी है, वो सब लिखने के लिए एक शेष कथा में लिख रही हूँ। जीते जी इलाहाबाद भी, तद्भव के संपादक ने कहा कि इलाहाबाद पे कुछ लिखिए। अब इलाहाबाद के बारे में मुश्किल ये है कि कहाँ से शुरू किया जाए। दरअसल आप किस शहर में कब रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद जब हम गए तो ना मेरे पास नौकरी थी, ना रवि के पास रोज़गार था, और वो शहर हमको बहुत सूट करता था क्योंकि वो बेरोज़गारी का शहर है। बेरोज़गार छोटे मोटे रोज़गार पा जाते ठीक है, लेकिन वहाँ पर कोई 7 अंकों में तनख्वाह नहीं पाता है, वहाँ कोई राजसी जीवन नहीं जीता है। जो राजसी जीवन जीते हैं वो सब मुँह छुपा कर रहते हैं, वो अपने घर की कीमती चीज़ें छुपा देते हैं, आपके सामने टूटे फूटे मोड़े डाल देते हैं, चाहे वो श्रीपत राय का घर हो, चाहे अमृत राय का घर हो। ये वो लोग हैं, वो जानते हैं कि प्रेमचंद मुफलिसी में की कहानियाँ लिखते थे और वो अपने वैभव से लज्जित रहते। तो आप ये देखिए कि हम इलाहाबाद पहुँचे तो हम तो फक्कड़ों में शामिल हो गए, हम उन लोगों में शामिल हो गए जिनके सामने पस्ती ही सारा बेरोजगार था और मस्ती ही उनका रोज़गार था। तो हमारे साथ भी वही था, संघर्ष थे। एक सड़िया से फटीचर कॉलेज में मैं प्रिंसिपल हो गई। हालत ये थी, एक कच्चे कॉलेज में पक्की नौकरी करती थी और रवि एक पक्के प्रेस में कच्चा काम करते थे, क्योंकि पेमेंट ही नहीं मिलता था। जिसकी किताब छाप दो वो नहीं आता था, जब तक उसको अगली किताब में छपानी हो वो इलाहाबाद प्रेस नहीं आता था। तो ऐसी मुश्किलों के बीच में और भगवान के दया से 2 बच्चे भी पैदा हो गए। तो उस सारी चीज़ के बीच में जो गड़बड़ियाँ थी वो लिखी। तो मेरे लेखन में केओस बहुत आता है और वो केओस सारा दिखता है क्योंकि हमने जीवन में उसी तरह का जिया, कोई बहुत आदर्श जीवन नहीं जिया। लोगों का जीवन बड़ी ब्लू लाइन तरीके से चलता है, हमारा तो हमेशा रेड लाइन पर रहा। तो आप ये देखिए, और फिर यादें और किताबें वो संस्मरण है, और उसमें संस्मरण भी है, उसमें वो छोटी छोटी समीक्षाएँ भी हैं जो लोग अपनी किताबें भेज देते हैं, या मैं किताब खरीद लेती हूँ, मुझे कोई किताब अच्छी लगती है, उसकी कोई बात विशिष्ट लगती है तो मैं उसे दर्ज कर लेती हूँ। और उन सबको मिलाकर भी मुझे लगता है कि एक स्वरूप तो बनता है। और फिर हमारे ही शहर में ऐसे ऐसे अजूबे लोग थे, हमसे ज़्यादा अजूबे, लक्ष्मीधर मालवीय, नीलाभ। तो इन सब लोगों को आप क्या कहेंगे? अभी जाने कितने लोग छूट गए। तो आपको ये बताएं कि ये सारी किताबें देखा जाए तो अधूरी हैं और इनके अगले अंक लिखे जाने चाहिए। कोई इलाहाबादी करेगा ये काम? ममता जी, मैं पूछ ये रही थी कि क्योंकि आप उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, तो जानना मैं ये चाह रही थी कि संस्मरण कब कब कहानी संस्मरण नहीं रहती, संस्मरण और कहानी में? हाँ देखिए, बहुत ही ये तुम्हारा बहुत ही पैना सवाल है, क्योंकि संस्मरण को कहानी बनने में देर नहीं लगती। जहाँ अपने संस्मरण में थोड़ी कल्पना मिलाई या अतिरंजना मिलाई, वहाँ कहानी पैदा होती है। और होता यही है, जिन्हें हम जानते हैं वो उतने रंगीन और संगीन नहीं होते, लेकिन हमारी कलम की स्याही वहाँ ज़रा ज़्यादा ठहर जाती है। उनका जीवन उतना विविध और उतना रंगकर्मी जीवन नहीं होता है, लेकिन वो हमारे हाथों में जब तक उसको वो रंग ना मिले तब तक उस फ्रेम को आप देखेंगे क्यों? ये अपनी कहानियों के लिए जितना परिश्रम करते हैं मनोज रूपड़ा, मुझे लगता है कि हम नए लेखकों को उससे सीखना चाहिए। एक कहानी इन्होंने लिखी, कोरस, अभी हाल में छपी थी, इनकी नवीनतम कहानी है, लंबी कहानी है। इसे लिखने के लिए ये जनाब उत्तर पूर्व गए और मिज़ोरम और मणिपुर की यात्रा कराएं और काफ़ी दिन वहाँ रहें और कई जीवंत लोगों पर, जैसा कि शंपा दी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि संस्मरण और कहानी
एक लेखक जब लिख रहा होता है तो कैसे एक संस्मरण को कहानी में ढालता है या कैसे कहानी को संस्मरण होते होते बचा लेता है। रतन थियम से हम सब वाकिफ़ हैं। रतन थियम उस कहानी के मुख्य पात्र हैं, कोरस के। लेकिन जब आप कहानी पढ़िएगा तो कहीं से भी नहीं लगेगा कि रतन थियम पे एक संस्मरणात्मक कहानी का पाठ आप कर रहे हैं। तो मैं यही प्रश्न, शंपादी वाला प्रश्न ही मनोज रूपड़ा के संदर्भ में मनोज रूपड़ा से पूछूंगा कि एक अव्वल तो ये कि कहानी की तैयारी करते समय आपकी हर कहानी पढ़ते हुए हमें लगता है कि चूंकि हम कहानीकार हैं, थोड़ा बहुत लिखते हैं, तो हम समझते हैं कि यह कहानी लिखते समय लेखक ने कितना परिश्रम किया होगा। तो कोरस के संदर्भ में आप बताएं कि आप अपनी कहानी की तैयारी कैसे करते हैं, कैसे बचाते हैं, जैसे रतन थियम जैसे कैरेक्टर या साज नासाज का जो बूढ़ा संगीतकार था उस जैसे कैरेक्टर को सिरजते हुए आप कहानी के गुणधर्मों का पालन कैसे कर लेते हैं? कोरस का तो कोई वैसा सिलसिला पहले से नहीं था दिमाग में। वैसे आमतौर पर यह होता है कि कोई एक कथानक, कोई छोटा सा कोई हिस्सा दिमाग में होता है, वर्षों तक वो डेवलप होता है और कई कई चरणों से गुजरते हुए कहानी बनती है। कभी कभी तो कभी कभी एक सपाटे में कुछ हो जाता है। कोरस का कोई ख्याल दिमाग में नहीं था। मणिपुर गया था घूमने और वहाँ रतन थियम की रेपेट्री देखी। अब वो रेपेट्री जिस हालत में उस समय थी, उसका जो कोरोना के कारण जो उसका उजाड़ था पूरा, और उसके अलावा मैंने रतन थियम के नाटक चूंकि देखे हैं तो उनके नाटकों का जो वैभव है और वो जिस तरह से दृश्य खड़ा करते हैं नाटकों में, तो फिर उनसे मुलाकात भी हुई, काफ़ी देर तक हमारी उनसे बातचीत भी हुई। तो उनसे जो बातचीत हुई उसके बाद फिर उस रेपेट्री को मैंने जो देखा और उस रेपेट्री के गोडाउन में जो चीज़ें पड़ी हुई थी, कई तरह की बिक्री हुई, वहाँ थोड़ा सा ऐसा एक ख्याल आया कि इसमें कुछ चीज़ बन रही है। और फिर उस तरह से तो संस्मरण नहीं कर सकते, लेकिन वो एक मेलोड्रामा, जो कि वो थिएटर के आदमी थे, तो मैंने ये सोचा कि वो जितने बड़े नाटक करते हैं उससे बड़ा नाटक मैं कहानी में करूँगा। और ये कोशिश हालांकि नाकाम रही। उस तरह से कहानी में कभी कभी फॉर्म में आता है मेलोड्रामा और कभी कभी वो खप जाता है, तो हर बार नहीं होता ऐसा। तो इस कहानी में जो ना मेलोड्रामा का जो मैंने फॉर्म लिया, वो मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह से सफल नहीं हो पाया। और जहाँ तक मुख्य जो मेरा उस कहानी को लेकर के एक वो जो था कि मैं मणिपुर में रतन थियम की जो पूरा उनका कला और उनकी दृष्टि जो है उसको कहानी में किस तरह से लाऊं। तो मुख्य रूप से रतन थियम सौंदर्य के प्रेमी है और हर तरह के विध्वंस, हर तरह के ध्वंस और हर तरह के भदेश के विरोधी है। तो आप उनके नाटकों के हर बम्बे में ये देखिए कि बड़ी खूबसूरती से कोई चीज़ आती है और फिर अचानक शैतानी मुखौटे पहने कुछ लोग आते हैं तलवार लेकर के और उस खूबसूरत चीज़ों का गला काट देते हैं, हाथ काट देते हैं। तो ये सौंदर्य और ये विद्रोह, ये उनके नाटकों में बहुत प्रमुख रूप से होता है। और मैंने ये कोशिश की थी कि अब जो ये पूरा समय चल रहा है उसमें रतन थियम का सौंदर्य के प्रति वो आग्रह और उसमें उनका लगातार समय व परिस्थिति के दबाव के कारण हारते जाना और उन विनाशकारी और काली शक्तियों का हावी होना, ये मैंने बताने की उसमें कोशिश की थी। तो बाकी वैसा उसमें रचना प्रक्रिया का तो कोई उस तरह का मामला नहीं था, क्योंकि एक सपाटे में हो गया था काम और थोड़ा और समय लगा होता उसमें अगर इसने बार बार जिद न की होती। ये और रविंद्र कालिया दोनों जो है ना, ये कहानी जबरदस्ती लिखवाते हैं लोग। टावर ऑफ साइलेंस कहानी कालिया जी ने, मैं लगभग उसमें आखिरी जो सीक्वेंस थी वहाँ अटक गया था। अब इन्होंने अंक अनाउंस कर दिया कि अगली कहानी मनोज रोपड़ा की। तो ये जो दबाव
डालते हैं उसका थोड़ा फर्क होता है। कभी कभी हो सकता है जल्दबाजी में चीज़ें बिगड़ भी जाए, तो वो तो हमारे खाते में जाएगी, संपादक का क्या नुकसान उसमें। रविंद्र कालिया जी से ही सीखा है, ममता जी गवाह हैं, उन्होंने सिखाया था कि ऐसा ही करना चाहिए, वरना कहानियाँ नहीं लिखते हैं लोग, आलसी लोग होते हैं। और मैं तो कई बार मजाक में कहता हूँ, इन्होंने जब कोरस कहानी छपी और पाठकों की प्रतिक्रियाएं आई तो उससे एक लेखक मनोज रूपड़ा सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि देख, या तो मैंने ख़राब कहानी लिखी है या फिर तुम झूठ बोल रहे हो कि अच्छी कहानी लिखी है। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी कहानी थी, आप लोग पढ़िएगा कोरस। बात चली है रविंद्र कालिया की और हमारे बीच है ममता जी, तो मैं कैसे इस मौके को जाने दूं कि ममता मैम के मुंह से रविंद्र जी का नाम ना सुनूं। फिर से एक बार कुछ कहिए ममता जी। एक तो मुझे रवि कथा पढ़ते हुए लगा कि सच पूछो तो इनका जब ये लिखती हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल खुली किताब, सब कुछ बता दिया, सब कुछ खुलता चला जाता है बिल्कुल। और सच पूछो तो यानी कि जो रहस्य होते हैं ना, एक रचना जो होती है वो दरवाजे खोलती है, खिड़कियाँ खोलती है, सोते खोलती है, लेकिन एक बड़ी रचना रहस्य को रहस्य बनाए भी रखती है। ये एक गज़ब की बात है। और मुझे रवि कथा पढ़ के मतलब बिल्कुल लगा कि सच पूछो तो मुझे पता ही नहीं चला कि ममता कालिया कहाँ लिखती हैं, कब लिखती हैं, कैसे लिखा, कहीं कुछ नहीं पता चलता कि उन्होंने अपने को पूरी तरह से ओट कर लिया। देखिए, यही है कि हम दो लेखक एक घर में एक छत के नीचे रहते थे और मुझे आज तक नहीं पता चला कि रवि कब लिखते थे, कैसे लिखते थे, उनके कागज़ कहाँ रखे हैं। और कभी मैंने कोशिश भी नहीं की देखने की, क्योंकि बाकी जीवन में उनके बेनोशी के अलावा और कोई गड़बड़ी नहीं थी। तो मैं आश्वस्त थी, मैं आराम से कॉलेज जाती थी, आराम से सारे काम निपटाती थी। शाम को भी मेरे सामाजिक कोई ना कोई काम चलते थे, किसी गोष्ठी में जाना, किसी मीटिंग में जाना। इसी तरह मेरे बारे में मेरे ख्याल है रवि ने कभी आज तक मेरी कोई रचना अप्रकाशित नहीं पढ़ी, और शायद छपने के बाद भी कभी कभी पढ़ी। जब बहुत ज़्यादा चिट्ठियाँ आ जाती थी, वो चिट्ठियों का ज़माना था, और जब मेरी आपकी छोटी लड़की कहानी छपी थी तो डाकिया एक रबर बैंड से बांध कर पोस्ट कार्ड लाता था बहुत सारे और घर पर डाल देता था। रवि ने अपने संस्मरण में मेरे बारे में लिखा भी है कि उसमें मेरे जैसे सुदामा के लिए एक भी चिट्ठी नहीं होती थी, उनके लिए एक भी चिट्ठी नहीं होती थी, सारी डाक मेरी आती थी। और इसीलिए जब एक बार हमारे बच्चे से स्कूल में पूछा गया कि आपके माता पिता क्या करते हैं, तो अनु ने कहा कि वो दोनों लेखक हैं। तो उसने कहा कैसे लेखक हैं, टीचर ने पूछा। तो उसने कहा माय फादर इज़ अ लिटरेरी राइटर एंड माय मदर इज़ अ कमर्शियल राइटर। और घर आकर उसने बताया तो रवि का बड़ा मनोरंजन हुआ, रवि बड़े खुश हुए। और मैंने गुस्से से उससे पूछा, अन्नू से, मैंने कहा तुमने मुझे कमर्शियल राइटर क्यों कहा? तो उसने कहा आप चिकनी रंग बिरंगी पत्रिकाओं में छपती हैं और पापा ऐसी पत्रिकाओं में छपते हैं जो घर में एक अंक मुश्किल से मिलता है। तो हम दोनों के बीच में ये फ़र्क था, और इसलिए तुम्हें कहीं भी उस किताब में वाकई में मैं नहीं मिलूँगी, और मैं मिलूँगी तो एक शेपक की तरह, फुटनोट की तरह मिलूँगी, क्योंकि मैं तो रवि की ही वार झेलते झेलते और जीवन की राह निकालती थी। क्योंकि वो इतनी गड़बड़ी के काम करते थे, आप सोचिए, छोटी छोटी बातें बता रही जो नहीं भी लिखी है रवि कथा में। जैसे हम किसी के यहाँ शादी ब्याह में जाते थे, इलाहाबाद में सामाजिकता ज़्यादा से ज़्यादा गोष्ठी की होती है या शादी ब्याह की होती है, बर्थडे पार्टी कभी कभी होती है। तो अगर हम जाते थे तो रवि क्या करते थे, स्कूटर पे निकले और जो सबसे पहला पान वाला, एक लखन पान वाला था, वहाँ जल्दी से पान खा लेते थे मुँह में। मुझसे कहते थे खाओ, मैं कम नहीं, मैं पान नहीं खाती। जब वहाँ जाते थे शादी के यहाँ, उसमें भीड़ भड़क्का होता है और सब लोग वो रस्मी बातें करते हैं, रवि को बहुत घबराहट होती थी उससे। तो वो जब कहते थे आइए कुछ खाइए, रवि कहते हम तो खाना खा के आए हैं, और मुँह में पान है उनके, कहते थे कि पान भी खा लिया हमने तो। अब वो मुझसे कहते थे जल्दी से लिफाफा दे के चलो यहाँ से,
क्योंकि उनको रहता था कि या तो कॉफ़ी हाउस में जाएं या लोग भर्ती प्रकाशन में जाके बैठे अड्डेबाजी करें। और मुझे शादी ब्याह के भीड़ में बैठ के में बहुत मज़ा आता था। अब मैं सोचती थी इतनी मेहनत करके तैयार हुए, लोग हमारे कपड़े देखें, हम उनके कपड़े देखें, हम कुछ स्वादिष्ट खाएं, हम वहाँ लोगों से बात करें। मतलब मेरी इच्छा हमेशा रहती थी समाज से जुड़ने की, और रवि की इच्छा रहती थी समाज से बच निकलने की। यानी हम दो ध्रुव थे हर चीज़ में, अपनी पसंद में, अपनी नापसंद में, अपने खान पान में, और इसीलिए इतनी लंबी निभ भी गई। अगर कार्बन कॉपी होते तो अरे कार्बन कॉपी के साथ कौन रहना चाहता है ना? तो मेरे जैसी बन जाओ, ये तो बेकार की बात है। ये विवाह के समय जो शर्त रखी जाती है, ये श्लोक बोले जाते हैं, उनमें संशोधन होना चाहिए। ये क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं समरूप हो जाए? अरे क्यों समरूप हो जाए? कितना बोरिंग जीवन होगा। हाँ 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 करते रह जाओ। ये कोई तरीका थोड़ी होता है जीने का। जीने का तरीका वो होता है कि आप टकराएं, लेकिन अहम न टकराएं, आदतें टकराएं, वो तो चल सकता है। घर में 2 तरह की दालें बन सकती है, 2 तरह की सब्जी बन सकती है, लेकिन आपका अहम इतना प्रबल ना हो कि दूसरे के सारे सम को बिगाड़ दे। एक तरह से ये प्रश्न मेरे मन में था, जिसका जवाब इन्होंने पहले ही दे दिया, क्योंकि इसके पहले जो सत्र चल रहा था उसमें भी मेरे मन में ही आ रहा था। और जब मैं आपकी किताबें पढ़ रही थी तो मेरे मन में ही आ रहा था। आपने बार बार ये कहा है, यहाँ भी कहा कि ये दोनों इतने भिन्न व्यक्तित्व हैं अपनी पसंद में, अपनी तमाम उसमें। और मुझे ऐसा लगा कि पिछला सत्र भी मैं जब सुन रही थी तो मुझे यही लगा कि अक्सर ये व्यक्तित्व का स्त्रियों के संदर्भ में विशेष रूप से हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि व्यक्तित्व का निर्माण ना हो उसके पहले ही विवाह हो जाए तो बेहतर होता है, वरना तो बड़ी टकराहट है। इन किताबों को पढ़ते हुए और आपके पूरे ये खास बात ध्यान में आती है कि यदि ये व्यक्तित्व इतना पुख्ता ना होता तो वो दूसरे बड़े व्यक्तित्व को क्या जगह देता। ये बिल्कुल मतलब ये इसका बिल्कुल अद्यतन उदाहरण है रवि कथा कि एक जिसका व्यक्तित्व होगा वही जानेगा कि दूसरे को भी स्पेस चाहिए है, कि दूसरे को भी जगह चाहिए, कि दूसरे का अपना लिखने का तरीका है, अपनी पसंद। ये आम तौर पे माना जाता है कि ये व्यक्तित्वों की टकराहट को जन्म देगा, जबकि इसका ठीक उल्टा दरअसल होता है, और जिसका कि बहुत ही गज़ब का उदाहरण आपकी किताबें हैं। मुझे लगता है कि अब भाषा पर भी कुछ बात की जाए, क्योंकि दोनों ही बड़े ममता जी की भाषा के आपके लेखन की भाषा के बारे में मैं सोच रही थी, तो मैं सोच रही थी कि ये वो भाषा नहीं है जो मेज़ कुर्सी पर या फिर कागज़ कलम लेकर बनती है। ये कुछ अजीबोगरीब भाषा है जो बिल्कुल ना चलते फिरते गली कूचे में या दो लोगों को बातें सुनते हुए आप कुछ कैच करते हैं, आप कुछ पकड़ते हैं और फिर उसमें कुछ ट्विस्ट करते हैं, उसमें कुछ मोड़ते हैं। इसी अर्थ में ममता जी की भाषा में एक अजीब सा चुटीलापन है, एक गत्यात्मकता है, और कहना चाहिए कि लेकिन वो उसको उस तरह से नहीं कहा जा सकता। मतलब वो एक पारंपरिक रूप वाली भाषा भी नहीं है कि ऐसा कहा जाए कि जिसमें जिस तरह से रेणु के बारे में कहते हैं, ठीक वो मामला भी नहीं है। इनके यहाँ तो कुछ ये तो जहाँ से गुज़र रही हैं वहाँ से ऐसा लगता है कि कुछ कैच करती हुई चल रही हैं लगातार, उसमें से ये सचमुच में लिखते हुए नहीं लिखती हैं, ये चलते फिरते हुए लिखती हैं और उसमें कुछ जोड़ती भी जाती हैं। इसी अर्थ में मैं सोचूंगी। हाँ नहीं, भाषा की बात बड़ी दिलचस्प है
क्योंकि आप देखिएगा हर लेखक अपने साथ एक अलग तेवर लेकर आता है। भाषा वही हिंदी है, लेकिन हम उसको तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे रविंद्र कालिया की भाषा में उर्दू का पुट बहुत अधिक था, और उससे वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने मंटो, गालिब, मीर ये सब पढ़ पढ़कर इसे कमाया था, और शुरू में वो उर्दू ही ज़्यादा पढ़ते थे। हिंदी तो उन्होंने मोहन राकेश के आकर्षण में गंभीरता से पढ़नी शुरू की थी। तो उनकी भाषा में कभी तो बड़ा क्लिष्ट कोई शब्द आ जाता था, और कभी बड़े रवां शब्द हुआ करते थे उनकी गालिब छुट्टी शराब की भाषा या उनके खुदा से सलामत की भाषा बिल्कुल एक अलग किस्म की भाषा है, और अन्य कहानियों की भाषा उनकी अलग किस्म की है। जहाँ तक मेरी भाषा के सवाल है, जो आपने कोशिश की शंपा बताने की, वो बात यह है कि मैंने बचपन में रेडियो बहुत सुना है। उस ज़माने में रेडियो के सिवा मनोरंजन और शिक्षा का और कोई साधन नहीं था। मेरे पिता खुद आकाशवाणी में काम करते थे, तो हमारे घर में रेडियो सुनना बिल्कुल भी बुरा नहीं माना जाता था। फिल्में देखना बिल्कुल बुरा नहीं माना जाता था, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते एक फिल्म जाते थे, चारों सब परिवार मिलकर जाते थे। और हमारे घर में तरह तरह के लोग आते थे। बचपन से हमने जैनेन्द्र कुमार की न समझ में आने वाली भाषा भी सुनी, और हमने उस समय नीरज के गीत भी सुने अपने ही घर में बैठकर। तो हुआ ये कि मेरे अंदर जन भाषा और पुस्तक की भाषा और ग्रंथों की भाषा, इन दोनों का टकराव वाकई में हमेशा रहा है। और मुझे हमेशा जन भाषा के शब्द आज भी बहुत आकर्षित करते हैं। और मुझे ये लगता है कि रेडियो ने एक बहुत बड़ा काम उस ज़माने में किया था। उसने हिंदी को बोलचाल की भाषा बनाया था, और कितनी सुगम हो सकती है हिंदी। आज भी मैं जब पढ़ती हूँ हिंदी की रचना कई बार, तो मैं अलग रख देती हूँ कोई किताब, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भाषा के स्तर पर मुझे निराश करती है। जैसे अगर मेरा काम करीब शब्द से चलता है, तो मैं समीप नहीं लिखूँगी, निकट नहीं लिखूँगी, मैं करीब लिखूँगी। भाषा के साथ ये होता है कि भाषा में आप जितना दूसरी भाषाओं की हवाएं लेंगे, दूसरी भाषाओं की फिजाएं लेंगे, आपको अंग्रेज़ी शब्द से भी परहेज नहीं है। अब स्टेशन की जगह आप कोई और शब्द क्यों डालेंगे? स्टेशन शब्द हमको पूरी तरह से बताता है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो मुझे ये लगता है कि भाषा के प्रति एक स्वीकृति का भाव होना चाहिए, एक मंजूरी का भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाला भी उसी दुनिया का आदमी है जिस दुनिया के हम हैं। तो भाषा को लेकर बहुत पहलवानी नहीं करनी चाहिए। जैसी आपके मुंह में आए, जैसी आप सुनते हैं, जैसी आप पढ़ते हैं, जैसी आपके सामने है, हाँ ठीक है, उसमें उतने भी शब्द खराब ना आए जितने नवभारत टाइम्स में आते हैं। क्योंकि भाषा के बारे में मनोज रूपड़ा जी से सुनना रोचक होगा। संक्षेप में ही सही, आप अपनी भाषा के बारे में, अपने शिल्प के बारे में बताएं। ममता जी की जब कहानियाँ पढ़ता हूँ, वो कालिया जी की भी, तो कई बार ये लगता है कि आसान शब्दों में लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है, मुश्किल शब्दों में लिखना आसान होता है लेकिन आसान शब्दों में लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरा जो खुद का मामला है ना, मुझे शुरू से ये थोड़ा सा जलवा दिखाने का एक शौक़ था कि कोई एक वाक्य अगर बनाऊं तो थोड़ा अलग तरह का वाक्य हो, और एक शब्द उसमें नगीने की तरह चमकता हुआ होना चाहिए। यानी ये मेरे अंदर एक कप थी। तो मैं वाक्य जो लिखता था, तो कहानी पहले नहीं लिखता था, मैं तो सिर्फ वाक्यों पर ध्यान देता था। वो बड़े खूबसूरत होने चाहिए। जब तक उसमें तसल्ली नहीं होती थी, नए नए शब्द जोड़ता था, नए नए तरीके से उसको मांझने की कोशिश करता था। कहानी बाद में बनते रहेगी कहानी तो अपने आप बन जाएगी। तो वो मज़ा आता था उसमें, और थोड़ा मिला करके उर्दू का, और अंग्रेजी तो बिल्कुल आती नहीं थी, फिर भी अंग्रेजी के कुछ शब्द डालता था मैं, जहाँ ऐसा लगता था कि ये तो एकदम पंच वाला शब्द है कई बार तो उसका अर्थ भी नहीं मालूम होता
तो एक बार सत्येंद्र जी ने मुझे खूब डांटा। मैंने मतलब कहानियाँ तो चलो लिखता रहता था मैंने गलती से एक लंबा लेख लिख दिया। अब वो उम्र मेरी क्या रही होगी, बड़ी मुश्किल से एक आध कहानी कुणाल जब लिखना शुरू कर रहा था, लगभग उसी के आसपास की। और उस लेख का शीर्षक था विश्व यथार्थ और हम। हाँ, 19-20 साल का लड़का। अच्छा, उसमें अंग्रेजी के इतने शब्द थे। पूरी दुनिया का चक्कर मार के आया हुआ है। लेकिन जिसने भी पढ़ा ना, कमला प्रसाद पांडे जी, वो भी चकित रह गए, वाह क्या भाषा। तो ये जो लोगों को चकमा देने का जो मामला था ना, वो शुरू से रहा। तो उसी में फिर चीज़ें थोड़ी सी उसमें गंभीरता आती गई बाद में, और धीरे धीरे वो लत कम हुई। यानी उस तरह से सिर्फ शब्दों के और भाषा के पीछे भागना। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, अपने मास्टर राइटर को पढ़ते हैं, तो थोड़ा ये ख्याल आता है कि ये सिर्फ भाषा ही सब कुछ नहीं है, असली चीज़ तो कंटेंट है। और किरदार आपका खुद बोले, लेखक न बोलने लग जाए उसकी जगह। बस ये ध्यान रखना फिर शुरू किया मैंने, तो धीरे धीरे कुछ और कहानियाँ बनती गई। बस इतना ही तो वो।